सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। आशा करता हूं आप सब इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। हालांकि इस दौरान आप सबों की पढ़ाई बाधित हो रही होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए संकल्प एजुकेशन के सभी शिक्षक ऑनलाइन वीडियो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर डालकर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हद तक आप लोगों की पढ़ाई की भरपाई की जाए। इकोनॉमिक्स को लेकर मैं अक्सर आप लोगों को कहा करता था कि ये सब्जेक्ट को लेकर आप लोग उतना चिंता ना करें। सिलेबस इसका 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस चीज का डर मुझे है कि जब संकल्प लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो एक तो जैसे आप पहले से ही इकोनॉमिक्स को साइड करके चलते हैं, बाद में आप लोगों के ऊपर साइंस का प्रेशर और बनेगा और वैसी स्थिति में ये सब्जेक्ट हाशिए पर चला जाएगा। इस सब्जेक्ट को आप लोग साइड कर देंगे। ऐसी स्थिति में आप सबों को नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा छोटा छोटा वीडियो बनाकर इकोनॉमिक्स का कुछ मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। इसी कड़ी में मैं पहला वीडियो लेकर आया हूं, जिसे मैं YouTube पर भी डालूंगा, WhatsApp पर भी डालूंगा। वीडियो छोटा होगा और कोशिश करूंगा छोटा वीडियो हो लेकिन कंटेंट ज्यादा हो। तो मैं फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है इस चीज पर प्रकाश डालूंगा। आप सबों को पता है इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स के होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और ये जो सिलेबस है वो झारखंड में ही केवल नहीं, ये झारखंड के अलावा भी बाकी राज्यों में सेम है। हाँ, सीबीएसई में थोड़ा सा अंतर किया गया है। वो क्या सिलेबस है वो मैं लिख करके दिखाता हूं। ये इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स के सिलेबस में दो पार्ट होंगे। एक जिसे पार्ट ए कहते हैं, इस पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे, जो कि 50 मार्क्स का होगा। दूसरा पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, यह भी 50 मार्क्स का है। पार्ट ए को 4 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन, सेकेंड यूनिट
कंज्यूमर बिहेवियर। थर्ड यूनिट प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड लास्ट यूनिट मार्केट। ये जो इंट्रोडक्शन है वो 4 मार्क्स का है। कंज्यूमर बिहेवियर 10 मार्क्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर 23 मार्क्स, मार्केट 10 मार्क्स। और जब हम पूरे मार्क्स को समेशन करते हैं तो ये 50 मार्क्स का होता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये 50 मार्क्स का है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बस 4 ही यूनिट है, सचमुच में 4 ही यूनिट है, लेकिन इस 4 यूनिट में ये जो इंट्रोडक्शन होगा उनमें हम क्या क्या चीज का स्टडी करेंगे वो भी गौर करने लायक है। स्पेस कम होने की वजह से मैं साइड में नहीं लिख पाऊंगा, तो इसे मिटाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन की बात किया, इंट्रोडक्शन को हिंदी में परिचय कहते हैं। इसमें मोटे तौर पर जो हमको स्टडी करना है, एक परिभाषा, डेफिनेशन, दूसरा आर्थिक समस्या, तीसरा केंद्रीय समस्या, चौथा उत्पादन संभावना वक्र, वन टू थ्री फोर, पांचवा अर्थव्यवस्था, और छठा जो होगा व्यष्टि एवं समष्टि में अंतर। ये जो इंट्रोडक्शन में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टॉपिक की बात की है। अब जैसे रही बात परिभाषा, तो परिभाषा हम किसका थे? पढ़ाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा होगी। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो का क्या परिभाषा है, मैक्रो का क्या परिभाषा है, इस चीज को जानेंगे। सेकंड, आर्थिक समस्या है, तो ये समस्या किसको नहीं है,
मोटे तौर पर हम सब समझते हैं कि ये क्या समस्या है, लेकिन इसको कैसे सरल शब्दों में परिभाषित करें, डिफाइन करें, इस चीज को जानेंगे। केंद्रीय समस्या यानी कि मुख्य समस्या हम सबों की क्या है? एक है उत्पादन संभावना वक्र। ये जो वक्र है ये हमारी समस्या को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था, दुनिया में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इस चीज को जानेंगे। और फिर जो लास्ट में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इस चीज को जानेंगे। लेकिन मैंने सिलेबस में बताया था कि इंट्रोडक्शन 4 नंबर का है, लेकिन जैसे माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि दोनों पर प्रकाश डालेंगे तो 4 नंबर जो इंट्रोडक्शन मैक्रो का होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि इतने 6 यूनिट का, ये 6 टॉपिक का एक यूनिट में स्टडी करने के साथ हम लोग का 8 नंबर कंप्लीट होगा। ये अगर 10 से 15 मिनट का एक वीडियो लेके चलूं तो मान के चलते हैं कि ये 3 से 4 वीडियो में पूरे 8 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज मैं परिभाषा, जो पहला टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन यूनिट का, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन। इकोनॉमिस्ट का एक सरल परिभाषा क्या हो, इस चीज को लेकर के अर्थशास्त्रियों में काफी विरोधाभास रहा है। किन्हीं का कुछ मानना है, किन्हीं का कुछ मानना है, लेकिन फिर भी शुरू से लेकर अब तक अगर परिभाषाओं को देखा जाए तो अर्थशास्त्र के परिभाषाओं को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। वो चारों भागों को मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। पहला है धन संबंधी परिभाषा, और मैं यहीं पर मेंशन कर दूं, इस परिभाषा का या ये परिभाषा जो धन संबंधी दिया गया है वो किनकी परिभाषा है? ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वो हैं एडम स्मिथ। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। दूसरा परिभाषा वो है कल्याण संबंधी परिभाषा। और ये परिभाषा एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है मार्शल। तीसरा परिभाषा वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। और अंतिम जो परिभाषा है वो विकास संबंधी परिभाषा है, जिसे सैमुएल्सन
के द्वारा दिया जाए। तो अर्थशास्त्र के परिभाषा को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। एक धन संबंधी परिभाषा है जो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा है, वो मार्शल के द्वारा दी गई है। और तीसरी है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ये रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। और चौथा विकास संबंधी परिभाषा, ये सैमुएल्सन द्वारा दी गई है। मैं धन संबंधी परिभाषा पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। एडम स्मिथ के अनुसार इनका कहना है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को मोटे तौर पर बताना चाहा कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्र जो शब्द है, अर्थशास्त्र, ये शब्द के अनुसार भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ के बारे में बात किया जाए तो धन, और शास्त्र के बारे में बात किया जाए तो अध्ययन, यानी कि धन का अध्ययन। ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं। और धन के बारे में क्या है, धन क्या है, धन के श्रेणी में हम किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, धन को कैसे अर्जित किया जा सकता है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए धन का क्या महत्व है। यानी कि पूरे इस सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वेल्थ पर फोकस किया गया है। ये तो रहा एडम स्मिथ की परिभाषा। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो जानना है एडम स्मिथ के बारे में, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक तो जानना है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा दिया, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरा फैक्ट जानना है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और तीसरा फैक्ट इनके बारे में जानना है, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम लिखा है। पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम तो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए एक ऐसे इतना बड़ा याद के रखने की जरूरत नहीं है। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में इसी को दिमाग में रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशन ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। और इस पुस्तक को लिखने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्री, जो शुरू के अर्थशास्त्री जिन्होंने इकोनॉमिक्स को शुरू में लाने का प्रयास किया, हम लोगों को एज ए सब्जेक्ट
प्रस्तुत किया, तो उसमें सबसे पहला जो अर्थशास्त्री है वो एडम स्मिथ है। हालांकि एडम स्मिथ के पहले, बहुत पहले, कौटिल्य का नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन उस पुस्तक में राजनीतिक समीकरणों का चर्चा हुआ था, राजनीतिक तथ्यों का। अब यानी कि वो एक राजनीतिक शास्त्र था जिसमें राज्य को चलाने के लिए क्या क्या नियम, कानून, साधन होनी चाहिए, इन चीजों पर प्रकाश डाला गया था। अर्थशास्त्र से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनके बहुतों साल बाद एक जो अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ, इन्होंने महसूस किया कि एक देश के लिए, एक समाज के लिए अर्थशास्त्र भी एक विषय हो सकता है, और उस विषय को लेकर हम लोगों के समक्ष आए। तो पहला ही व्यक्ति वो थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में ये बात की है, तो इसलिए अर्थशास्त्र का जनक उनको कहा जाता है। हालांकि उनकी परिभाषा को लेकर के बाद के अर्थशास्त्रियों में काफी विवाद रहा है, काफी आलोचना किया गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा, बहुत सारी कमी। तो ये तो स्वाभाविक सा गुण है। एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया वो क्या आज के समय में यूज में आता है? उसकी जगह पर बहुत सारे इनोवेशन हो चुके हैं और नए तरह के बल्ब आ चुके हैं। राइट बंधु ने जो हवाई जहाज का आविष्कार किया, क्या वो आज के समय में उस हवाई जहाज का कोई यूज है? लेकिन कंसेप्ट तो वहां से स्टार्ट हुआ। इसलिए अगर जहाज का आविष्कारक किसी को कहा जाएगा तो वो राइट बंधु होंगे, बल्ब का कोई आविष्कारक कहा जाएगा तो एडिसन होगा। तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स जो टूटी फूटी शब्दों में, भाषाओं में वो हम लोगों के समक्ष रखे, लेकिन वो पहले रखे, इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और वो जो इकोनॉमिक्स के बारे में जो इतनी बातें की हैं वो उनके बुक में है, जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और इस बुक का पब्लिकेशन हुआ था 1776 में। इतिहास में 1776 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी साल अभी का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है, उसकी स्वतंत्रता हुई थी। वो भी किसी के गुलामी में, किसी के दाफ्ता में गिरफ्त था, लेकिन 1776 में वो स्वतंत्र हुए। और उसी वर्ष वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित किया गया। और एडम स्मिथ को जानना है, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि विशेष कोई डाउट होगा। ये 3 फैक्ट है एडम स्मिथ के बारे में, ये आप सबों को जानना है। और ये केवल 12 के लेवल के स्टूडेंट हुए हैं, वो भी आज के वीडियो को देखेंगे। सीबीएसई के होंगे तो वो 11 के सिलेबस में है। कोई स्टेट बोर्ड का विद्यार्थी है तो उसका तो 11 में भी काम करेगा, ये 12 में भी काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी परिभाषा वो कल्याण संबंधी परिभाषा है, जो मार्शल के द्वारा दिया गया है। मार्शल का मानना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र मानवीय भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। किनका मानना है? मार्शल। एक फैक्ट मुझे जानना है, ये जो मार्शल का जो मानना है कि अर्थशास्त्र मानवीय भौतिक कल्याण का विज्ञान है, एक्चुअली इन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषा का आलोचना किया। उन्होंने एक तथ्य लोगों के सामने रखा कि मानव और धन, इन दोनों को
अगर देखा जाए तो जैसा हम लोग भी महसूस करते हैं, मनुष्य धन के लिए नहीं बना है, धन मनुष्य के लिए बना है। यानी कि मनुष्य का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, धन का इंपॉर्टेंस मनुष्य की तुलना में कम है। लेकिन एडम स्मिथ ने क्या किया था, मनुष्य को गौण कर दिया, मनुष्य के इंपॉर्टेंस को कम कर दिया और किसको ज्यादा वेटेज दिया गया, धन को। इस चीज को लेकर के मार्शल ने एडम स्मिथ की आलोचना की और उन्होंने कहा कि एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानवीय भौतिक कल्याण का अध्ययन करते हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो, उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, भोजन मिले, वस्त्र मिले, आवास मिले, ये सारी सुविधाएं मिले। ये सुविधा मिलेगा तब उसका कल्याण होगा। और इकोनॉमिक्स को सही ढंग से अगर स्टडी करेंगे तो इन चीजों का जिक्र है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है ये मनुष्य के कल्याण के लिए। आज इस कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग जहां तहां यत्र तत्र फंसे हुए हैं, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत हो रही है, सरकार उनके लिए काम कर रही है। ऐसे भी इससे पहले भी देखा जाए सरकार के द्वारा तरह तरह की जो योजनाएं चलाई जाती है, जैसे मनरेगा हुआ, जनधन योजना हुआ, लाडली योजना हुआ, मुद्रा योजना हुआ, जितने भी इंदिरा आवास योजना हुआ, जितने भी योजनाएं हैं उसका उद्देश्य ही है मनुष्य का कल्याण करना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मानवीय कल्याण का अध्ययन करता है। यानी कल्याण संबंधी परिभाषा मोटे तौर पर आप लोग को जानना है, ये मार्शल के द्वारा दिया गया। और इनके बारे में एक और फैक्ट है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस बुक को पब्लिश किया गया था 1890। दो फैक्ट जानना है, मानवीय भौतिक कल्याण का विज्ञान है और इनके बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड जो परिभाषा आप लोगों को बताया था वो था दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये किनके द्वारा दिया गया, रॉबिन्स। ये परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। इनका कहना है, इनकी परिभाषा को हम दो तरह से लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किनके द्वारा दिया गया है, रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। अथवा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है, वो मार्केट गया हो और उसके पास साधन किसको कहते हैं, साधन वो होता है जो हमारे जरूरत में काम में आए, जिसके द्वारा हम कोई काम कर सकें। तो अगर कोई मार्केट गया है और उसको पेन की आवश्यकता है, पेन खरीदना है, कॉपी खरीदना है, भूख लगी है तो नाश्ता करना है, तो वहां पर इन चीजों को पूरा करने के लिए जो साधन होगा वो क्या होगा, पैसा। साधन ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ही
फैक्ट की बात है, ये दुर्लभ होते हैं, इसकी कमी होती है, ये प्रचुर मात्रा में किसी के पास उपलब्ध नहीं है। साधन में कई चीज आते हैं, जैसे मैंने धन कहा, पैसा का, ये भी सीमित होते हैं। जमीन भी साधन है, जमीन भी लोगों के पास सीमित होता है। कहीं आने जाने के साधन होते हैं, जिसको यातायात के साधन कहते हैं, वो भी सीमित मात्रा में होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो साधन के रूप में आते हैं और वो लोगों के पास सीमित हैं। जब वो साधन सीमित होता है लोगों के पास, तो उसकी कोशिश होती है कि जितने साधन है, इस साधन का हम ऐसे इस्तेमाल करें ताकि हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। और ये सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब वो अपने साधन से उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करने की कोशिश करे जो उसके लिए ज्यादा आवश्यक हो। तो आवश्यकता तो उसके पास बहुत सारी है, कोई एक आवश्यकता तो है नहीं, एक साधन एक आवश्यकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आवश्यकता ढेर सारी है, तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है, तो उसको चयन से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे मैं अभी जो एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि वो मार्केट गया है, उसके पास मात्र 20 रुपीज है, और 20 रुपीज में उसको पेन भी खरीदनी है, उसे कॉपी भी खरीदनी है, नाश्ता भी करनी है, और हो सकता है वो सिनेमा वगैरह देखने का भी ख्याल कर रहा हो, लेकिन साधन के हिसाब से ही वो अपने जरूरत का चयन करेगा। उस हिसाब में वो देखेगा, तो जैसे सिनेमा की बात आएगी तो सिनेमा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उतने साधन उसके पास नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए, कलम, तो ये हो सकता है, कॉपी ये भी हो सकता है, नाश्ता ये भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 20 रुपीज में क्या क्या हो सकता है। आप जाकर के एक प्लेट चाट या चाउमीन खा लेते हैं तो उसमें भी 20 रुपीज खत्म हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कलम और कॉपी की आवश्यकता अधूरी रह जाएगी। लेकिन एक जो इकोनॉमिकल कंज्यूमर होगा, एक जो रैशनल कंज्यूमर होगा, जिसको कि आर्थिक कहते हैं, अगर वो इकोनॉमिकल है, अगर वो रेशनल है, बुद्धिमान है, तो वो अपने इस 20 रुपीज का इस प्रकार से इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो नाश्ता से पहले कलम के ऊपर अगर फोकस करे और 3 रुपए का कलम ले ले, उसके बाद 10 रुपए का कॉपी ले ले, 7 रुपए बच जाते हैं। 7 रुपया में कोई नाश्ता हो सकता है, एक पीस समोसा खा सकता है, एक पैकेट बिस्किट खा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस 20 रुपीज में उनके तीनों जरूरतें पूरी हो जाती है। इसका मतलब है कि उसने चयन की जो प्रक्रिया थी उसको सही ढंग से अपनाया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कंज्यूमर अपने 20 रुपए का इस्तेमाल करके अपने ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो उसी तरह से एक उत्पादक भी कर सकता है, एक बिजनेसमैन कर सकता है। संसार के जो भी आदमी है किसी न किसी डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं और उनके पास वो डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जो रिसोर्स है, जो साधन है, वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। तो वो अपने सीमित साधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि उसकी संतुष्टि अधिक हो। संतुष्टि अधिक होने का मतलब हुआ कि उसको लाभ ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, चयन किया, कलम का चयन किया, सिनेमा को चयन नहीं किया है, कलम का चयन किया। और कलम भी कितने रेंज के होते हैं, 20 का, 25 का, 30 का, 10 का, 5 का, लेकिन उसने चयन किया क्या, 3 रुपए का। कॉपी भी कई रेंज का आता है, लेकिन चयन क्या किया है, 10 रुपए का। तो ऐसे चयन की प्रक्रिया से वो अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज किया। तो ये रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र क्या है, चयन का विज्ञान है। और ये चयन कब करना पड़ता है, जब दुर्लभता की स्थिति होती है, यानी कमी, अभाव। अब जिसके पास कोई कमी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी फैक्ट है कमी सबके पास है। किसी के पास अगर साधन कम है तो वो अपनी जरूरत को भी कम करके रखे हुए है, तभी उसका लाइफ चल रहा है। जिसके पास साधन ज्यादा है तो वो अपनी जरूरत यानी आवश्यकता को ज्यादा करके रखा है, उसी में वो एडजस्टमेंट कर रहा है। समस्याएं सबके साथ बढ़ती हैं। और अंतिम जो परिभाषा है, इससे पहले
एक फैक्ट और मैं बता दूं, वो फैक्ट है, इनके बुक का नाम एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ये इनके बुक का नाम है। और लास्ट जो परिभाषा है वो विकास संबंधी परिभाषा है। अंतिम परिभाषा जो है वो विकास संबंधी परिभाषा है। इस परिभाषा में, यानी ये परिभाषा जो दिया गया है वो सैमुअलसन के द्वारा दिया गया है। इनका मानना है कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, यानी विकास करना है तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है। और मुझे लगता है कि इन्होंने मार्शल और रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए हुए फैक्ट का निचोड़ निकाल करके ये परिभाषा दिया गया है, क्योंकि जब एक आदमी अपने साधन का कल्याण के लिए इस्तेमाल करे, रॉबिन्स के अनुसार जो साधन है उसका चयन इस प्रकार करे ताकि उसको ज्यादा संतुष्टि मिले, और यहाँ संतुष्टि का आशा ही है लाभ, और जिसका लाभ होगा उसका डेवलपमेंट जरूर होगा। यानी सैमुअलसन मोटे तौर पर बाकी के अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए फैक्ट से एक निचोड़ निकाल करके ये परिभाषा दिया है कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। बातें बहुत सारी करने की है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं सोचा कि छोटा वीडियो बनाऊं। पहला दिन था, वीडियो का साइज बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो बातें आज मैंने इसमें बताया है ये न केवल 12 के स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, ये 11 के स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है, और कोई जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करता है तो वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।